हर एक यादें हमारे अगर अंदर से मिटा दी जाएं तब भी हमारे अंदर एक चीज़ रह जाती है, उसे कहते हैं हमारा कैरेक्टर। तो आज इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब को समझेंगे जो हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात किए थे कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। आपका चेहरा, बॉडी, माइंड या फिर आपका सोल, वो क्या चीज़ है जो आपकी आइडेंटिटी को फॉर्म करती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो ये बात तो बड़ी अजीब है कि हमें अपने आप का ही नहीं पता होता कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो आज इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से अगर देख लेते हैं, ये जो सवाल है हु एम आई वाली, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी वाली, ये आपका क्लियर होकर ही रहेगा। तो चलिए इस सवाल के जवाब को हम मिलकर तलाश करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ये मेरी बॉडी है, ख़ास करके मेरा चेहरा जो मेरे आइडेंटिटी को बनाता है। चलिए इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हम समझते हैं कि क्या हो अगर कोई आपके बॉडी के हर एक हिस्से को काट कर अलग कर दे और कहे कि एक पार्ट रख लो और वो पार्ट आपका कॉन्शियस रहेगा। तो शायद आप अपने ब्रेन को रखेंगे अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए। अगर ऐसा ही है तो तब क्या होता है जब इंसान मर जाता है। इस्लाम में इसे बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बॉडी से रूह निकल जाती है और बॉडी वहीं रह जाती है, क्योंकि बॉडी जो है वो मिट्टी से बनाई गई है और रूह जो है वो लाइट से बनाई गई है, रोशनी से बनाई गई है, इसीलिए वो बाहर कहीं निकल जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है मिटकर ख़त्म हो जाने वाली चीज़ तो हमारी आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती, और ये बॉडी तो मिटकर फना हो जाती है। तो अब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। चलिए मान लेते हैं अगर आपके सिर पर कोई चोट लगती है और आप अपने याददाश्त खो देते हो, तो क्या तब भी आप वही रहोगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरे यादों के बिना तो मैं कुछ भी नहीं रहूँगा, पर इसका जवाब बिल्कुल ही उल्टा है। आपकी आइडेंटिटी में फिर भी बदलाव को नहीं माना जाएगा, आप तब भी वही रहोगे। क्योंकि हर एक यादें हमारे अगर अंदर से मिटा दी जाएं तब भी हमारे अंदर एक चीज़ रह जाती है, उसे कहते हैं हमारा कैरेक्टर। एग्ज़ाम्पल के तौर पर चीज़ों के साथ मेरा बिहेवियर, जैसे डरना, रोना, खुश होना, ये सारी चीज़ें मेरे बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है। इसे और भी अच्छी तरह से अगर हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें पहले से ही फीड होकर आती हैं। जैसे जब उसे भूख लगती है तो वो रोना जानता है, वो दर्द को महसूस कर सकता है, वो किसी चीज़ के लज्जत को भी महसूस कर सकता है, और इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं होता। अगर ये कैरेक्टर भी हमारे अंदर से इरेज़ ना किए जाएं तब भी हमारे आइडेंटिटी में बदलाव को नहीं माना जाएगा। तो हमें ये पता चला इन सभी चीज़ों को मिटा देने के बाद भी हमारे अंदर एक चीज़ जो रह जाती है वो हमारा कैरेक्टर होता है। अगर इसे भी ना मिटाया जाए तो हमारे आइडेंटिटी में बदलाव को नहीं माना जाएगा। इसे एक फेमस फ़िलासफ़र जॉन लोक लिखते हैं। वो कहते हैं कि पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो बनी हुई है सेमनेस ऑफ कॉन्शियसनेस से, ना ही माइंड से, ना ही सोल से और ना ही बॉडी से। चलिए इसे और भी ज़्यादा गहराई से एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी किसी के हाथों में है और वो आपको 2 ऑप्शन देता है कि आपकी ज़िंदगी तब ही बचेगी जब आप इन 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनते हैं। पहला ऑप्शन कि आपको सब कुछ याद रहेगा, पर सिर्फ आपके चीज़ों को वैल्यू करना, फीलिंग्स, इन्हें बदल दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन कि आपकी फीलिंग और वैल्यूइंग ये जो है ना सेम रहेगी, सिर्फ आपकी याददाश्त को मिटा दिया जाएगा। यहाँ पर जॉन लोक कहते हैं कि दूसरा वाला चूज़ करना। तो अब अगर हम पर्सनल आइडेंटिटी से पर्दा हटाकर देखें तो हमें मिलता है कि पर्सनल आइडेंटिटी जो है ये बनी हुई है फीलिंग्स, वैल्यू और कैरेक्टर से।
और अगर इसके स्टैंडर्ड व्यू को देखें बिना लॉजिकल रीजनिंग के, तो हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि इंसान के मर जाने के बाद उसकी कहानी का बस डी एंड हो जाता है। चलिए इसे और एक स्टेप गहराई में जाकर समझते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट और एक थ्योरी के ज़रिए से। इस थ्योरी को जॉन लोक ने डेवलप किया था, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है एक पर्सन सेम पर्सन होगा वक्त के गुजरने पर भी, अगर उसकी मेमोरी को मिटाया न जाए। एक पर्सन में बचपन से लेके उसके बड़े होने तक उसमें उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे बदलाव आते हैं, पर अगर उसकी मेमोरी को मिटाया ना जाए तब उसकी आइडेंटिटी में बदलाव नहीं माना जाएगा। वो पर्सन तब भी वही पर्सन होगा। इस बात को नोट डाउन कर लें कि पर्सनल आइडेंटिटी ब्रेन में नहीं होती, वो कॉन्शियसनेस में होती है, जहाँ पर थॉट होते हैं। एक पर्सन सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है जो अपने थॉट और एक्शंस के बारे में अवेयर होता है। तो एक पर्सन वक्त के गुजरने पर भी सेम पर्सन होने की ये शर्त है कि उसकी कॉन्शियसनेस सेम हो। सेम पर्सन इक्वल्स सेम कॉन्शियसनेस। तो फिर वो क्या चीज़ इंसान को वक्त के गुजरने पर भी वही इंसान बनाए रखती है बिना उसके आइडेंटिटी में बदलाव लाए? आपको लग रहा होगा कि हम तो देखते ही रहते हैं कि क्या चीज़ इंसान को आइडेंटिकल बनाए रखती है, पर ज़रा रुकिए, इसका आंसर उतना भी इजी नहीं जितना आप सोच रहे हैं या जैसा आप सोच रहे हैं। तो जॉन लोग एक पर्सन को एक तरफ फर करते हैं और दूसरी तरफ मैन और वुमेन को। ये ऐसा है कि अगर पर्सन, मैन और वुमेन ये तीन अलग अलग नेम्स हैं जो तीन अलग अलग आइडियाज़ के बारे में बताते हैं, जो आइडियाज़ उस नेम से जुड़े हुए होंगे वो यकीनी तौर पर उसकी आइडेंटिटी होगी। उसका आइडिया कुछ ऐसा होगा, अगर हम कहते हैं कि क्या वजह है एक्स के लिए कि वो वक्त के गुज़रने पर भी वही एक्स रहता है, पहले हमें ये जानना होगा कि वो किस तरह की चीज़ है। और अगर एक्स एकदम ही अलग चीज़ होगी वाई से, तब ये स्टोरी बिल्कुल ही अलग होगी कि वो कौन सी चीज़ है वाई के लिए जो वक्त के गुज़रने पर भी वाई को वही वाई बनाए रखती है। पर हम एक पर्सन को मैन और वुमेन से डिफरेंट क्यों माने? लोग के लिए एक मैन फिज़िकल ह्यूमन बीइंग है, और जहाँ पर एक पर्सन की बात है, पर्सन एक सोशल और साइकोलॉजिकल बीइंग है। चलिए इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, कोबलर और प्रिंस के एग्ज़ाम्पल से, जिसे जॉन लोक ने डेवलप किया था, और इससे आप इसे और भी ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो इमेजिन कीजिए एक प्रिंस और एक कोबलर जिनके सोल एक दूसरे से एक्सचेंज हो चुके हैं, बिल्कुल ही इस तरह। तो कोबलर की सोल प्रिंस में और प्रिंस की सोल कोबलर में। अब क्या वो प्रिंस वही प्रिंस रहेगा सोल के एक्सचेंज हो जाने के बाद? यहाँ पर बहुत लोग यही कहेंगे कि नहीं, वो सेम प्रिंस नहीं रहेगा। और यही वजह थी कि जॉन लोग फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को पर्सनल आइडेंटिटी नहीं मानते थे। तो पर वो क्या चीज़ पर्सन है, और ये क्या चीज़ है एक पर्सन के लिए जो वो वक्त के गुजरने पर भी वही पर्सन होता है? लोग के अकॉर्डिंग एक पर्सन सोचने वाला इंटेलेक्चुअल बीइंग है जिसमें रीज़न और रिफ्लेक्शन है, और वो अपने आप को अपना मानता है। एक सेम सोचने वाला चीज़ किसी अलग जगह और वक्त में जो कुछ भी वो करता है वो अपने कॉन्शियसनेस के ज़रिए से करता है, और वो कॉन्शियसनेस जो है ये थिंकिंग से इनसेपरेबल है, इसे थॉट से सेपरेट किया नहीं जा सकता। तो इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपकी एक उंगली कट जाए तो क्या आपकी उंगली की कॉन्शियसनेस भी उसके साथ चली जाएगी? जवाब है नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस थिंकिंग से इनसेपरेबल है, और उस कटे हुई उंगली में तो दर्द ही नहीं हो रही, हम सोचकर उस कटे हुए उंगली को हिला नहीं सकते। और हमने ये भी समझा था कि पर्सनल आइडेंटिटी में दर्द भी शामिल है, दर्द भी एक पर्सनल आइडेंटिटी का हिस्सा है, और उस कट कर अलग हो जाने वाली उंगली में तो दर्द ही नहीं हो रहा, सिर्फ जो कटा हुआ हिस्सा हमारे जिस्म से जुड़ा हुआ है, दर्द सिर्फ उसी में हो रहा है।
तो हमें ये पता चला कि कॉन्शियसनेस थिंकिंग से इनसेपरेबल है। तब ये व्यू कुछ ऐसा होगा कि एक पर्सन एक्स एग्जिस्ट करता है टाइम टी में और एक पर्सन एग्जिस्ट करता है बाद के टाइम टी में। लोग इसका आंसर देते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल बीइंग अपनी कोई भी आइडियाज़ को शेयर और रिपीट कर सकता है उसी सेम कॉन्शियसनेस से जो उसके पास पहले था और प्रेजेंट में भी है, तो वो सेम पर्सन होंगे। तो एक्स और वाई सेम पर्सन होने के लिए उनके कॉन्शियसनेस एक दूसरे से शेयर होने पड़ेंगे और उनके कॉन्शियसनेस को एक दूसरे से शेयर करने के लिए एक्स को ज़रूरी है कि वो वाई के पास्ट यादों को, आइडियाज़ को, मेमोरीज़ को रिपीट और याद कर सके। लोग के व्यू से हमें ये पता चलता है कि पर्सनल आइडेंटिटी बनती है ना ही मेमोरी, ना ही सोल से और ना ही बॉडी से, ये बनती है सेमनेस ऑफ कॉन्शियसनेस से। पर इस व्यू में भी कुछ डाउट्स निकल के आते हैं। चलिए हम उन्हें क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि हमारे सोने और चीज़ों को भूलने के दौरान क्या होता है। हम अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगते हैं चीज़ों को भूलने के दौरान, और यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे लम्हे नहीं होते जहाँ पर हमें हमारी यादें पूरी तरह से याद हों। यहाँ तक कि सबसे अच्छी यादें, उनके हिस्सों को भी हम भूल जाते हैं। और अच्छी नींद के दौरान भी जब हमारा माइंड थॉटलेस या ड्रीमलेस हो जाता है, मैं कहूँगा इन सभी केसेस में भी हम अपनी कॉन्शियसनेस को खोने लगते हैं और हमारे पास की मेमोरी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और यहाँ पर डाउट ये निकल के आता है कि इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी कि हम वही सोचने वाले इंटेलेक्चुअल बीइंग हैं। ये उसी आदमी की तरह है जिसे नींद में चलने की आदत होती है और उस दौरान वो जो कुछ भी करता है उसका ज़िम्मेदार सिर्फ वही होता है। तो अब हमें ये पता है कि हम एक नहीं बल्कि दो हैं, एक हमारा कॉन्शियस सेल्फ और दूसरा अनकॉन्शियस सेल्फ, और ये एक होने के बावजूद भी अलग हैं। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट सैमुअल फ्रूड ये कहते हैं कि अनकॉन्शियस सेल्फ इज़ आवर ट्रू रियलिटी, कि अनकॉन्शियस होने के दौरान जो हमारी कैफियत होती है वो हमारी असल हकीकत है। ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन में इनका नाम शुमार होता है, और इनसे ही हमें पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड जैसी भी कोई चीज़ होती है, और इन्होंने ही साइको एनालिसिस और साइकोथेरेपी डेवलप की थी। तो ये सभी थ्योरीज़ को डिस्कस करके लॉजिकल रीजनिंग से, क्रिटिकल एनालिसिस से और अलग अलग माहिरीन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के अब हमें पता है कि हम कौन हैं। हमारा अनकॉन्शियस सेल्फ, और इस अनकॉन्शियस सेल्फ के राजों को हम पूरी तरह से अभी तक समझ नहीं सके हैं। शायद आने वाले वक्त में हम समझ जाएं, और उसके बाद शायद कायनात की गहराइयों में छुपे राजों को भी हम समझ जाएं, और हम सभी की बनावट एक ही तरह की कॉन्शियसनेस से हुई। तो हमारे इस दुनिया में आने से पहले भी कहीं हमारा वजूद था। ये वही कॉन्शियसनेस है जिससे सारी कायनात वजूद में आई है, जो आपके पहले भी थी और आपके बाद भी रहने वाली है, जिससे आपकी सांसें बिना किसी मेहनत के चलती है। हमारे जिस्म की हर वो हरकतें जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं, वो अपने आप ही हमारे ज़िंदगी को बरकरार रखने में लगे हुए हैं। वो यही ताकत है जिससे सब कुछ हो रहा है। ये ताकत कायनात के हर एक जिंदा चीज़ में बह रही है।